नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि अब की बार वीडियो बनाने में बहुत विलम्ब हुआ, क्योंकि कुछ इसके पीछे अपरिहार्य कारण थे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ संगम एज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी। मित्रों, एनईपी और प्रतियोगी परीक्षाओं में संगम युग के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके संबंध में ये वीडियो है। इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है, कलेक्ट की है, और एक एक लाइन में कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। मित्रों, संगम युग ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में विकसित हुआ था, या आप ये कह लीजिए कि ईस्वी सन की प्रारंभिक लगभग 2-2.5 शताब्दियों में एक संस्कृति का विकास हुआ दक्षिण भारत में, जिसे तमिल संस्कृति का विकास हुआ, जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वास्तव में हिस्ट्री ऑफ तमिल लिटरेचर हैज नेसेसरली टू बिगिन विद एन अकाउंट ऑफ संगमास। ये संगमास कौन थे? ये संगम जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि विद्वान व्यक्तियों के संगम थे, यानी सोसाइटीज ऑफ लर्नेड मैन। और ऐसा लगता है कि संगम शब्द का प्रारंभिक प्रयोग बौद्धों और जैनों इत्यादि ने किया होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। और ये तमिल शब्द कुड़ल के स्थान पर इसका प्रयोग किया होगा संगम शब्द का, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। तो मित्रों, the earliest reference of Sangama age is found in the inscriptions of Ashoka and then Hathi Gumpa inscription of Kharvel of Kalinga। तो संगम युग के बारे में हमें जो सबसे पहला संदर्भ मिलता है वो अशोक के अभिलेखों में मिलता है। उसके बाद फिर हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल वॉज अ जैन। खारवेल एक जैन था। ही इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड द कन्फेडरेसी इन 155 BC और इट वाज द 11th ईयर ऑफ हिज रेन। ऐसा कहा जाता है कि 155 ईस्वी पूर्व में इसने जो है वो इस संघ को नष्ट कर दिया था। बिसाइड्स दीज एपिग्राफिक सोर्सेस, संगम लिटरेचर गिव्स अस अ विविड पिक्चर ऑफ देयर पॉलिटी एंड कल्चर। तो ये तो हो गए एपिग्राफिक सोर्सेज, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि अभिलेखीय स्रोत। लेकिन इसके अलावा हमारे पास प्रचुर मात्रा में संगम साहित्य है, जो उस काल की राजनीति और संस्कृति, उस काल के सामाजिक जीवन, उस काल के आर्थिक जीवन इत्यादि के बारे में एक सजीव चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। The early history of Tamil kingdoms और संगम एज is shrouded in confusion। तो इनका जो प्रारंभिक इतिहास है वो धुंधलके में छुपा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो है एक तरह का रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उनके लिटरेचर को पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। संगम लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन द first 3 or 4 centuries of Christian era। History of Tamil literature begins with the account of Sangamas। Perhaps the word Sangama was used by Buddhists and Jains as a euphonious substitute for the earlier Tamil word Kudal। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संगम साहित्य जो है ये ईस्वी सन के पहली 3 या 4 शताब्दियों के बीच में रचा गया था संगम साहित्य। और तमिल साहित्य जो है उसका इतिहास
संगम साहित्य के साथ ही प्रारंभ होता है। यानी कि तमिल भाषा में जो साहित्य रचा गया उसके सबसे पहले उदाहरण हमें संगम साहित्य में ही मिलते हैं। और संगम शब्द का प्रयोग संभवतः बौद्ध और जैन संघों में किया जाता था, तमिल शब्द कुड़ल के स्थान पर। थोड़ा सुनने में खूबसूरत लगता था, यूफोनियस सब्स्टिट्यूट था उसका वो। There are 8 groups of literature as classified by K.A.N. शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और उन्होंने संगम लिटरेचर को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। उसमें एक भाग और जोड़ दिया गया है। तो ये जो 8 भाग हैं वो हैं नरियानी, कुरुंडोगई, एंगुरुनुरु, पदित्रुपट्टु, परिपाडल, कलितोंगई, अहना नुरु एंड पुराना नुरु। पट्टुपाट्टू और 10 आइडल्स इज सेट टू द 9th ग्रुप। तो ये जो है वो 8 भागों में वर्गीकृत किया गया उस साहित्य को। और 9वां भाग जो है पट्टुपाट्टू है, जिसे 10 आइडल्स भी कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये कुछ गद्य और पद्य में की गई रचनाएं हैं जिनको 10 आइडल्स के नाम से अभिहित किया गया है। तो संगमा वाज एन एकेडमी ऑफ पोएट्स पैट्रोनाइज्ड बाय पांड्या, चोला एंड चेरा किंग्स। तो संगम जो था वो नाम जो दिया गया था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कवियों के एक समूह होता था, जिसे संगम, कवियों का संगम होता था, जिसे पांड्य, चोल और चेर राजा जो है संरक्षण देते थे। मदुरा जो था वो पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। मदुरा वाज द सेंटर ऑफ एकेडमी। मदुरा जो है वो एकेडमी का केंद्र था। विद सिंक्रोनाइजिंग रेफरेंस ऑफ गजबाहु फर्स्ट ऑफ सिलोन, डॉक्टर K.A.N. शास्त्री कंसीडर्स द एज ऑफ संगम लिटरेचर 180 to 250 है। तो गजबाहु प्रथम जो है सिलोन यानी जिसे आजकल हम लोग श्रीलंका कहते हैं, वहाँ का शासक था। तो उससे संदर्भ लेते हुए जो है वो नीलकंठ शास्त्री जो है ये संगम युग का समय मानते हैं कि ये 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक रहा होगा। ट्रेडिशनल अकाउंट्स मेंटेन दैट देयर वर 3 संगमास। ऐसा कहा जाता है कि जो परंपरागत विवरण हमें प्राप्त है उसके अनुसार 3 संगम थे। पहला संगम जो था वो मदुरा में था, सेंट अगस्त्यार उसका प्रेसिडेंट था, और ये 4400 साल तक रहा। और 89 पांड्यन किंग्स यानी 89 पांड्य राजाओं ने इसे पैट्रनाइज किया, इसे संरक्षण दिया। और इसमें हमें 4449 विद्वानों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा संगम जो था वो कपाटपुरम में था, जो 37 साल तक चला, और 59 किंग्स यानी 59 राजाओं के द्वारा जो है इसे संरक्षित किया गया। तोलकप्पियम जो है वो इस संगम के दौरान ही रचा गया था। यानी दूसरे संगम, अगर आपसे पूछा जाए कंपटीशन वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइप में, तोलकप्पियम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कब जो है इसकी रचना हुई, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे संगम के दौरान हुई। थर्ड संगम एट प्रेजेंट मदुरा लास्टेड फॉर 1850 ईयर्स, 49 मेंबर्स। तो इसके जो है 49 मेंबर्स थे। तृतीय संगम जो है वो 1850 ईस्वी तक, 1850 सालों तक बना रहा। तो द फेमस बुक तमिल्स 1800 years ago has been written by Kanakasbai. He has discussed the various aspects of संगम लिटरेचर। अगर आप संगम साहित्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कनकासबाई की पुस्तक है तमिल्स 1800 years ago, इसको आप पढ़िए। इंटरनेट पे भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, आप उससे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें विस्तार के साथ
संगम युग की संस्कृति की चर्चा की गई है। तमिल ग्रामर तोलकप्पियम ऑफ तोलकप्पियार थ्रोज वैल्यूएबल लाइट ऑन लाइफ इन तमिलक्कम। तमिलक्कम का मतलब जो तमिल प्रदेश है, तमिल क्षेत्र है, उसके बारे में तोलकप्पियम, जो कि तोलकप्पियार के द्वारा लिखा गया था, एक व्याकरण ग्रंथ था। इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ये महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है उस समय जो तमिल कल्चर के ऊपर। इट इज मेडल्ड ऑन द लाइन ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ आंध्रा स्कूल। तो आंध्रा स्कूल के संस्कृत ग्रामर के साथ जो है ये अपना साम्य रखता है। तो संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि वहाँ जो सरकार का स्वरूप था वो राजतंत्र था। मोनार्की वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड किंगशिप देयर हेरिडिटरी। और जो अनुवांशिक राजतंत्र आप कह सकते हैं संगम युग के समय में था। द क्राउन प्रिंस वाज कॉल्ड कोमाहन। और जो राजकुमार होता था या क्राउन प्रिंस होता था, राजा होता था, उसे कहते थे कोमाहन। रॉयल कोर्ट वाज नोन एज अरसावई, ओलक्कम या इरुक्की। तो जो राज दरबार होता था उसे कई नामों से जाना जाता था, अरसावई, ओलक्कम या इरुक्की। करिकाल चोल जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा था। और एक कविता है पट्टिनापालई, तो उसका हीरो जो था वो करिकाल चोल था। ऑन द चोल कैपिटल कावेरीपट्टनम इन पट्टुपाट्टू। पट्टुपाट्टू में आती है, उसके बारे में जानकारी हमें। नेदुंजेलियन पांड्यन, द हीरो ऑफ बैटल ऑफ तलैया लांगनाम, तो पैट्रनाइज द सेलिब्रेटेड पोएट्स मांगुडू मरुदन। मांगुडू मरुदन यानी मांगुडी किलर एंड नक्किरार। नेदुंजेलियन पांड्यन जो था, ये पांड्य शासक था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और तलैया लांगनम के युद्ध के संबंध में इसकी चर्चा होती है। मित्रों, देयर वेर 5 assemblies constituted by the people like priest, astrologer and physicians. These councils were autonomous in nature. तो 5 assemblies थी जो उस समय असेंबलीज या सभाएं उस समय बनाई गई थी। उनमें जैसे प्रीस्ट्स की असेंबली थी, एस्ट्रोलॉजर्स की थी, फिजिशियंस की थी। और ये जो सभाएं थी ये ऑटोनॉमस थी, यानी स्वायत्त परिषदें हुआ करती थी। फिजिशियन वाज द इंचार्ज ऑफ हेल्थ। फिजिशियन जो है वो वैद्य होता था जो कि स्वास्थ्य की देखरेख करता था। एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो फॉर फिक्शन ऑस्पिशियस और फॉर पब्लिक सेरेमनीज, जो भी पब्लिक सेरेमनीज होती थी, कोई फंक्शन वगैरह होते थे तो उसके लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषी लोग करते थे। पनिशमेंट्स वेयर सीवियर, न्याय व्यवस्था अच्छी थी। पनिशमेंट जो था वो यानी जो दंड विधान था वो बहुत ही कठोर था। डेथ सेंटेंस वाज द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट एंड एडल्ट्री। तो चोरी और दुराचार वगैरह के लिए जो है, यानी बलात्कार वगैरह के लिए जो है वो मृत्युदंड निर्धारित था। कस्टम्स एंड टोल टैक्स एट पोर्ट्स एंड ट्रंक बैट्स वेयर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। जो आमदनी होती थी वो आमदनी जो है कस्टम, टोल टैक्स, ट्रंक बैट्स वगैरह के जरिए भी होती थी। साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। कुल उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। वाटर टैक्स वाज आल्सो टेकन फ्रॉम द फार्मर्स हु टुक वाटर्स फ्रॉम कैनाल्स। तो सिंचाई कर भी लिया जाता था, जो नहरों से सिंचाई करवाते थे, ऐसे लोगों से, ऐसे किसानों से सिंचाई कर भी लिया जाता था। पांड्यंस एंड चेराज वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। तो पांड्य और चेर जो थे उनके बीच में निरंतर युद्ध होता रहता था। आइए हम थोड़ा संगम समाज की बात कर लें और साहित्य की बात करें। तो मित्रों, सोशल डायमेंशन वाज डिफरेंट।
फ्रॉम वैदिक सिस्टम, 4 वर्णास नॉट नोन। तो जो इनका सामाजिक विभाजन था वो वर्ण व्यवस्था से अलग था। वर्ण व्यवस्था के बारे में या वैदिक सिस्टम के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तमिल ब्राह्मण्स जो थे यूज्ड टू टेक मीट एंड वाइन, वो मीट और वाइन यानी मांस और मदिरा का सेवन भी करते थे तमिल ब्राह्मण। मोस्ट ऑनर्ड प्लेस वाज अनिवार्स द सेजेस, उलवार्स द पीजेंट्स, वेल्लालर्स द लॉर्ड ऑफ फ्लड्स, अयार्स। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लोग थे समाज में वो अनिवार्स थे यानी जो संत होते थे, उलवार्स थे जो किसान होते थे, इसी तरह से वेल्लालर, ये इन्हें कहा जाता था कि लॉर्ड ऑफ फ्लड्स कहा जाता था यानी बाढ़ के स्वामी। अयार्स भी होते थे। और सबसे लोएस्ट क्लास जो होता था या सबसे निम्न वर्ग जो होता था वो वालायार और पुलियार होते थे। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज जस्ट लाइक आर्यंस, आर्यों की तरह जो है ये भी 8 प्रकार के विवाह होते थे। संगम युग में भी रेफरेंस ऑफ मैरिज इज फाउंड इन तोलकप्पियम। जो तोलकप्पियम है व्याकरण ग्रंथ जो है उसमें हमें उल्लेख मिलता है विवाह का। द इम्पोर्टेंट मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड संगमा वेयर नक्किरार, कपिलार, सत्तनार एंड उग्र। तो तृतीय संगम में जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया था उनमें कुछ के नाम है। ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में, इसलिए यहाँ नाम दे दिए हैं हमने। नक्किरार, कपिलार, सत्तनार और उग्र। The 10 idols, the 8 collections and the 18 minor didactic poems belong to the third संगम। तो तृतीय संगम से संबंधित ये पुस्तकें हैं जो एक तो 10 आइडल्स हैं यानी जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि गद्य पद्य की रचनाएं हैं, और 8 जो है वो संग्रह हैं और 18 छोटे छोटे जो है माइनर डायडेक्टिक पोएम्स है जो कि तृतीय संगम काल से संबंधित हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कब के हैं। तो द फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस टू तमिल्स और पांड्यास occurs in the work of मेगास्थनीज। तो तमिल या पांड्यों का जो पहला संदर्भ हमें मिलता है मेगास्थनीज की जो कृति है इंडिका में। 10 आइडल्स और पट्टू डील्स विद नेचर। तो 10 आइडल्स जिसे पट्टू भी कहा जाता है वो उसमें प्रकृति का वर्णन हम देख सकते हैं। शीलपदिक्रम एपिक, ये महाकाव्य है। डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कन्नगी। तो कोवलम और कन्नगी के उपाख्यान का इसमें वर्णन है शीलपदिक्रम महाकाव्य में। द एम्ब्लेम ऑफ संगम चोलास वाज टाइगर। जो संगम काल के चोलों का जो एम्ब्लेम था वो टाइगर था यानी बाघ। मेजर एपिक्स ऑफ संगम इज, संगम काल के जो कुछ बृहत महाकाव्य थे, बड़े महाकाव्य थे, वो थे शीलपदिक्रम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केशी। जहां तक धर्म का प्रश्न है, सुपरस्टिशंस वेयर देयर, अंधविश्वासी थे संगम युग के लोग भी। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं उस काल के साहित्य में। कल्ट ऑफ कन्नगी वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड। तो कन्नगी जैसे हमने आपको बताया अभी पहले कि वो एक संप्रदाय था और उसका बहुत प्रचार था। मुरुगर, सुब्रमण्य और शिव की पूजा होती थी। शिव की पूजा जो है अर्धनारीश्वर के रूप में होती थी। और इन लेटर डेज सम हिंदू गॉड्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, कृष्ण, बलराम एंड इंद्र वेयर आल्सो वर्शिप्ड। बाद के दिनों में संगम काल के आखिरी वर्षों तक आते आते हिंदू देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, बलराम, इंद्र आदि की पूजा भी होने लगी थी। बरगद का पेड़ जो था वो
पवित्र माना जाता था, उसे ईश्वर का निवास माना जाता था। बनियन ट्री वॉज कंसिडर्ड द अबोड ऑफ गॉड। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर आल्सो प्रैक्टिस्ड। बुद्धिज्म जैनिज्म का बाद के समय में हम ये देखते हैं कि उनका भी प्रचलन हो गया था। A synthesis of Vedic and South Indian religions was found. संगम युग की खास बात यह है कि वहां हम यह देखते हैं कि वैदिक और दक्षिण भारतीय जो धर्म थे उनका जो है एक सिंथेसिस हमें दिखाई देता है, यानी उनका एक मिश्रण हमें दिखाई देता है। तिरुमाला जो था वो तमिल नेम ऑफ विष्णु, विष्णु को तमिल में तिरुमाला कहते थे। इसी तरह से थिरुकुरल एक ग्रंथ था जिसे पांचवा वेद संभवतः कहा जाता था तमिल में। आर्थिक दशा की बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन वाज प्रॉस्परस। संगम युग के लोग समृद्ध थे। कावेरी पट्टनम वाज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीक एंड रोमन्स एज फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर। तो उन दिनों जो है रोम के साथ और यूनानियों के साथ हमारा व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में, और उन्होंने कावेरी पट्टनम को एक समृद्ध ट्रेड सेंटर या व्यापारिक केंद्र माना है, जिसका कि विकास हो रहा था बड़ी तेजी से। रोमन कॉइन्स वेयर फाउंड इन दैट कंट्री। तो संगम काल के समय में कुछ रोमन सिक्के वगैरह भी पाए गए हैं। बेलालर और बेलाल ये खेतिहरों को कहा जाता था। एग्रीकल्चरिस्ट जो थे या खेतिहर जो थे उनको कहा जाता था बेलालर या वेलालास। इसी तरह से कराई, लैंड टैक्स जो था वो कराई कहा जाता था। और सामंतों द्वारा दिया जाने वाला धन या युद्ध में लूट का धन था उसे कहा जाता था इरी, IRI, इरी। इसी तरह से कदमी या पाडुआर, पाडू, वाडू, तो ये सब जो थे ये जो राजा को कर दिया जाता था या जो राजा का जो हिस्सा होता था उसे इन नामों से जाना जाता था। किन नामों से? कदामी, पाडुआर या पाडुआडू। ये तमिल नाम है इसलिए थोड़ा सा उच्चारण में हो सकता है थोड़ी कमी हो, क्योंकि हम तमिल भाषी नहीं हैं, हिंदी भाषी हैं। तो इसी तरह से इरावू जो था वो फोर्स्ड गिफ्ट्स को कहते थे, यानी जो जबरदस्ती लिए जाने वाला उपहार था उसे कहते थे इरावू। इसी तरह से बैरियाम का मतलब था यील्डिंग टैक्स, यानी जो उपज पे टैक्स लगता था। बैरियार कहते थे जो टैक्स वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था, लैंड टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन संगम पीरियड वॉज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो कपड़े का उत्पादन जो था वो संगम काल का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। साल्ट वॉज मच वैल्यूड एंड वॉज ट्रेडेड ड्यूरिंग संगम एज। नमक जो है उसका बड़ा ही महत्व था और उसका व्यापार होता था संगम काल में। संगम पीपुल इंपोर्टेड हॉर्सेस, घोड़ों का आयात करते थे संगम लोग। टेंटेंस डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ चेरास। तो टेंटेंस या 10 आइडल्स जो ग्रंथ है उसमें चेरों का इतिहास मिलता है। कोलची जो था वो ईस्टर्न कोस्ट होगा, ये कोर्ट लिख किया है, कोस्ट COAST, इसको पढ़ें। वैसे हमने आगे 10वें पॉइंट में दे दिया है सारे जो पोर्ट्स थे। तो संगम पोर्ट्स एंड देयर न्यू नेम। तो संगम काल में कहा जाता था पुहर, अभी कहा जाता है कावेरी पट्टिनम। संगम काल में नौरा, कैनानौर। इसी तरह संगम काल में मोजिरिस जो है इसे आजकल क्रैंगानौर कहा जाता है। टोंडी था संगम काल में जिसे आजकल पोन्नानई कहा जाता है। बलिता कहा जाता था संगम काल में, आजकल कहा जाता है वारकाली। इसी तरह से पौडुका था जिसे आजकल पौंडीचेरी या अरिकमेडू कहा जाता है। सोप्तमा इसे आजकल मरकानम कहा जाता है। इसी तरह से कमारा इसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है। कोलची इसे कोडकई आजकल कहा जाता है।
तो ये सारे पोर्ट्स थे संगम काल के। तो चूंकि इतने सारे पोर्ट्स थे तो इसी से समझा जाता है कि उनका जो व्यापार था वो बहुत ही समृद्ध रहा होगा, बहुत ही, यानी माल एक जगह से दूसरी जगह आयात और निर्यात होता, विदेश व्यापार जो है काफी फला फूला होगा उस काल में, क्योंकि इतने सारे पोर्ट्स थे। एरीपट्टी टैंक तालाब को कहते थे सिंचाई वगैरह के लिए। दक्षिण भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही तालाबों का उपयोग होता था, तो तालाब को कहा जाता था एरीपट्टी। इसी तरह से माँ और वेली जो है यह भूमि के माप थे। अवानम बाजार वगैरह को कहते थे। इसी तरह से वैशिगास जो था वो व्यापारी जो समुदाय था उसे वैशिगास कहते थे। चेट्टी जो है वो वाणिज्यिक समुदाय को कहा जाता था। अंगाडी कहा जाता था अवानम की तरह ही मार्केट्स या बाजार्स को। इस काल के जो मुख्य आयात थे संगम काल के, जो दूसरे देशों से वो मंगाते थे, वो था गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि पेमेंट वगैरह गोल्ड एंड सिल्वर में लेते थे। वाइन, मदिरा, हॉर्सेस, घोड़े, स्लेव गर्ल्स यानी दासियां, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर, शीशे के बर्तन, कॉपर, टिन, लीड इत्यादि। तो ये सब इंपोर्ट थे यानी आयात थे। इसी तरह से उरैयूर जो था वो कॉटन ट्रेड का यानी सूती वस्त्रों के व्यापार का जो है वो बहुत बड़ा सेंटर था, केंद्र था। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें विदेशों में भेजी जाती थी, जिसमें तरह तरह के मसाले थे, जैसे कि अदरक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर कह सकते हैं आप, इलायची, हल्दी इत्यादि, और भी जो गरम मसाले थे। साथ ही साथ सैंडलवुड था, चंदन की लकड़ी, चावल, मोती, जवाहरात और सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम्स वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। मित्रों, नीलकंठ शास्त्री ने बड़े डिटेल में एक चैप्टर अपनी पुस्तक में संगम युग के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसमें से कुछ सूचना है आपके लिए। द लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग चेरा, चोला एंड पांड्या किंग्स। तो जो संगम युग के समय जो है वो 3 राज्य मुख्य रूप से, चेर, चोल और पांड्य। फर्स्ट चेरा मोनार्क वी हियर ऑफ उदयनजेरल, जो बहुत ही मशहूर चेर राजा था जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी मिलती है, वो है उदयनजेरल। इन पद्रपट्टू वी गेट रेफरेंसेस ऑफ किंग्स। पद्रपट्टू में हमें राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। अमंग चोलास करिकाल, जो कि लगभग 190 ईस्वी के आसपास संभवतः हुआ था, इज मोस्ट प्रोमिनेंट। ही वन ग्रेट बैटल ऑफ वेनी। ये सवाल बहुत कंपटीशन में पूछा गया है कि वेनी का युद्ध किस शासक ने जीता था, तो करिकाल चोला याद रखिएगा। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ संगम कल्चर इज इट्स कंपोजिट नेचर, ब्लेंड ऑफ 2 कल्चर्स, तमिलियन एंड आर्यन। तो संगम संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है मिश्रित प्रकृति इसकी, यानी कि ये तमिलियन और आर्यन कल्चर का एक मिश्रण था। द 5 ग्रेट असेंबलीज, 5 नीलकंठ शास्त्री जो है वो 5 महासभाओं का, महान महासभाओं का उल्लेख करते हैं, जिसे कहते हैं मिनिस्टर्स जो थे वो अमेचाचर जिसे कहा जाता था, पुरोहित या पुरोहितार, आर्मी चीफ्स यानी सेनाध्यक्ष या सेनापतियार, इनवॉयस, एम्बेसडर्स जिन्हें आप कहते थे दूत, उन्हें कहा जाता था संगम युग में दूतार, स्पाइस जिसे आप कहते हैं गुप्तचर, उन्हें कहा जाता था और्रार। द सभा, सभा को कई नामों से जाना जाता था, मनारम, पोडियल, अम्बालम एंड अवाई। तो ये सब जो है वो विलेज असेंबलीज वगैरह के नाम थे, जो कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग विलेज अफेयर्स। तो गांव के जो मामले थे उनका प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होते थे। किंगडम वॉज नोन एज मंडलम। तो मंडलम
तो मंडलम जो है, और राज्य को मंडलम भी कहा जाता था। नाडु जो था वो दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन था राज्य का। इसी तरह से टाउन को उर कहा जाता था, यानी कस्बे को उर कहा जाता था। इसी तरह जो बड़े गांव होते थे उनको पेरूर कहा जाता था, छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। इसी तरह से जो समुद्र के किनारे के कस्बे थे उनको पट्टिनम कहा जाता था, जैसे आप कहते कावेरी पट्टिनम। इसी तरह से बंदरगाह, पुहर जो है वो बंदरगाह था। चेर्री ये जो था सबर्ब ऑफ ए विलेज और टाउन, गांव के आसपास का जो है वो एरिया जो था उसे चेरी कहा जाता था। माँ और वैली पहले भी बता चुके हैं, भूमि के माप थे। द कैप्टन्स ऑफ आर्मी वेर डिस्टिंग्विश्ड विद द टाइटल ऑफ इवाडी। तो सेना के जो कैप्टन होते थे, कप्तान होते थे, उनको इवाडी की उपाधि से विभूषित किया जाता था। इसी तरह से कलवाली इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटलफील्ड। कलवाली जो है वो युद्ध भूमि का एक विवरण हुआ करता था काफी डिटेल में। इसी तरह सती सिस्टम के बारे में उनको जानकारी थी, वो प्रचलित था। द कंडीशन ऑफ विडोज वाज बैड। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। दे वेयर फोर्स्ड टू कट द हेयर, टू लीव ऑर्नामेंट्स एंड ईट प्लेन फूड। तो विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके बाल काट दिए जाते थे, उनके गहने उतरवा दिए जाते थे, उन्हें सादा खाना खाने को मजबूर किया जाता था। द रिच क्लास लिव्ड इन हाउसेज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर। तो जो बड़े लोग थे, धनी लोग थे, समृद्ध लोग थे, वो ईंटों और गारे के बने मकान में रहते थे। द ग्रीक वर्क पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आल्सो थ्रोज सम लाइट ऑन द तमिल कल्चर। तो तमिल संस्कृति के ऊपर जो एक यूनानी ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जो कि किसी अननोन राइटर द्वारा लिखा गया है, उसमें भी हमें तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। क्वाइंस ऑफ रोमन एम्परर्स हैव बीन फाउंड इन दैट रीजन। उस क्षेत्र में संगम जहाँ पर थे वहाँ पे हमें रोमन एम्परर्स के यानी रोमन सम्राटों के सिक्के भी मिले हैं। नो साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, क्रिमेशन एंड बैरियल बोथ वेर प्रेवलेंट। जब आदमी मर जाता था तो मरने के बाद कोई ऐसा वैज्ञानिक मेथड नहीं अलग से अपनाया जाता था उसके बॉडी के डिस्पोजल के लिए, यानी तो क्रिमेशन यानी कि बॉडी को जला भी दिया जाता था और दफना भी दिया जाता था। दोनों ही प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। संगमास वेयर द वेसल्स मेड ऑफ सिंगल लॉग्स बाउंड टुगेदर। उदयन जेराल, चेरा किंग ऑफ द फर्स्ट डिकेड, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस तरह से मित्रों संगम युग के बारे में हमने बातचीत की। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि हाउ मेनी पांड्यन किंग्स वाज द फर्स्ट संगमा पैटर्नाइज्ड, तो इसका उत्तर होगा 89। ये हमने शुरू में ही आपको दे दिया है कि प्रथम द्वितीय तृतीय संगम जो थे उनको कितने राजाओं के द्वारा पैटर्नाइज किया गया था। ठीक है, अब जैसे सेकंड और थर्ड संगम जो थे उनको 59 और 49 राजाओं के द्वारा पैटर्नाइज किया गया था। इसी तरह से हमने जो पूछा जाता है ज्यादा सवाल कि विच चोल किंग डिफीटेड द पांड्या एंड चेरा किंग इन द फेमस बैटल ऑफ वेनी, हमने आपको बताया अभी ऊपर, करिकाल चोल था। जो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी तरह से पत्तिनी कल्ट के बारे में सवाल पूछा जाता है जो कन्नगी से संबंधित है। और तो आप पहले पुस्तक में पढ़ लें, जैसे मैंने आपको बताया आप डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक पढ़ सकते हैं, वेंकट रमनप्पा की किताब हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब सारे सवाल उसमें मिल जाएंगे। अब जैसे ग्रामर है, आपसे यही पूछ लिया कि द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ तमिल ग्रामर क्या है वो, तो आप बता सकते हैं कि जो तोलकप्पियम है वो ग्रामर का ग्रंथ था। इसी तरह से 10 आइडल्स जो है एंड 8 कलेक्शंस एंड 18 माइनर डायडेक्टिक पोएम्स बिलोंग टू द, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि ये सब तृतीय संगम से संबंधित थे। इसी तरह मणिमेखले जो है वो क्या था, उसमें क्या चीज है, तो ये कंटेम्पररी किंग मणिमेखले
एक समकालीन राजा जो था मडमेक्ले, उससे संबंधित है। तो इस तरह के सवाल जो है, जैसे पांचवा वेद किसे समझा जाता है, वो भी मैंने आपको ऊपर बताया, तिरुक्कुरल। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप अब या इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस तरह के सारे सवालों का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। कई बार ऑथर्स भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे तिरुवल्लुवर है। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि इसने कौन सी किताब लिखी, ठीक है ना। अब शीलबद्धिक्रम किसने लिखी, मडमेक्ले किसने लिखी, तिरुक्कुरल किसने लिखी, तो ये भी हमने आपको ऊपर दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें, केवल वीडियो ना देखें, थोड़ा हमारे भी सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। और बहुत उपयोगी वीडियोस हैं ये, आप देखिएगा। पूरे इतिहास के ऊपर जो है 350 से 360 से ज़्यादा वीडियो हैं, जिसमें सारे इतिहास के पेपर आपके कवर होते हैं। इन्हें आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट खोलिए और अपने पसंद के वीडियोस अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ।